नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तुषार कुमार। तो वक्त हो चला है रिपोर्टर लाइव का, जहां दिन भर की तमाम बड़ी खबरों की जानकारी जो है वो हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से आप लोगों तक पहुंचाते हैं। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे स्वाति मालीवाल के कोर्ट में एक बयान दर्ज कराया। किसके ऊपर कराया है बयान दर्ज, बता रहे हैं हमारे संवाददाता अजय चौहान। राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल पर अरविंद केजरीवाल के पीए विभव ने अभद्र भाषा की, जिसको लेकर अब दिल्ली पुलिस सतर्क है। दिल्ली पुलिस ने विभव पर एफआईआर दर्ज की है क्योंकि स्वाति मालीवाल ने बयान दर्ज कराए हैं। यानी कि 4 धाराओं में ये बयान दर्ज हुए हैं, जिसको लेकर के आज 30 हज़ारी कोर्ट में स्वाति मालीवाल पहुंची और वहां पर जाकर के 164 के बयान भी दर्ज कराए हैं। बता दें, दिल्ली पुलिस जब इस तरह से कोई मामला सामने आता है तो पहले मेडिकल जांच की जाती है, मेडिकल रिपोर्ट तैयार की गई है, उसके बाद उनको कोर्ट पेश किया गया। लेकिन अब एक और सामने मामला आया है, जो वीडियो सामने आई है, जो सच्चाई सामने थी कि आखिरकार स्वाति मालीवाल के साथ अरविंद केजरीवाल के जो निवास है, सीएम आवास है, वहाँ पर किस तरह से अभद्र भाषा की गई थी, उसको लेकर भी जाँच चल रही है। अब देखना होगा कि अरविंद केजरीवाल अभी तक चुप्पी क्यों साधे हुए हैं और क्यों नहीं अपने पीए पर संज्ञान ले रहे हैं, क्यों नहीं उस पर एक्शन ले रहे हैं। लेकिन साथ साथ में बता दें कि चुनाव प्रचार में लगातार विपक्ष कुमार उनके साथ घूम रहे हैं। वही विपक्ष लगातार सवाल खड़ा कर रहा है, आखिरकार अरविंद केजरीवाल एक ईमानदार, कट्टर ईमानदार कहलाए जाते हैं, लेकिन जब उनके ही सांसद के साथ उन्हीं के पीए ने इस तरह से अभद्र भाषा की उन्हीं के घर में, तो क्या दर्शाता है। यानी कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल जो कहते हैं वो होता नहीं है, जो होता नहीं वो कहते नहीं है। यानी कहीं ना कहीं अब अरविंद केजरीवाल की और उनकी पार्टी पे जो पीए हैं, जो अरविंद केजरीवाल के पीए हैं, उन पर मुसीबत चढ़ती नजर आ रही है। अब देखना होगा आखिरकार इसकी जांच कब तक पूरी होती है और कौन कौन इसमें दोषी पाए जाते हैं। दिल्ली से अजय चौहान, इंडिया वॉइस। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में अहम बैठक की। क्यों की बैठक, बता रहे हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा। यात्रा शुरू हुए 1 सप्ताह से ज्यादा का समय व्यतीत हो चुका है और इस 1 सप्ताह में जिस प्रकार की व्यवस्थाएं पटरी से उतरती नजर आई, तो ऐसे में मोर्चा खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संभाल लिया है। अभी तक ना तो पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज कहीं दिखे हैं, ना ही पर्यटन सचिव मैदान में कहीं दिखे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने सभी राजनीतिक कार्यक्रम स्थगित कर यात्रा को सुव्यवस्थित करने का बीड़ा उठा लिया है। मुख्यमंत्री की तरफ से लगातार बैठकों में दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए जा रहे हैं। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्थलीय निरीक्षण भी किया। सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री की तरफ से हर अधिकारी को हिदायत दी गई है कि जिसकी जो जिम्मेदारी तय की गई है उसमें किसी भी प्रकार से कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यात्रा पर आने वाले जो नियम है, उन नियमों का पूर्ण रूप से पालन यहाँ पर करना होगा। रजिस्ट्रेशन चेक करने होंगे, साथ ही जहां पर गेट व्यवस्था है वहां पर रुके हुए यात्रियों के लिए जिला प्रशासन की तरफ से सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी होगी। ये कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यात्रा को देखते हुए अब कड़े सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए, जिसके बाद धरातल पर भी, ग्राउंड जीरो पर भी यात्रा को सुव्यवस्थित करते हुए जो अधिकारी हैं वो अब उन सब चीजों को करते नजर आ रहे हैं। यात्रा वापस पटरी पर लौट आने लगी है। ये यात्रा उत्तराखंड के लिए जरूरी है क्योंकि उत्तराखंड की आर्थिकी से जुड़ी हुई है, उत्तराखंड के पर्यटन को मजबूत करने वाली है। कैमरामैन इंडिया वॉइस, देहरादून। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बड़कोट पहुंचकर यमुनोत्री धाम का जायजा लिया। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा। धाम यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अब धरातल पर उतरते हुए नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री की तरफ से लगातार अधिकारियों को दिशा निर्देश देने के बाद स्वयं स्थल निरीक्षण करने का काम किया जा रहा है। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तरकाशी जनपद का दौरा किया। बड़कोट में यमुनोत्री धाम के लिए जो यात्रा की जो व्यवस्थाएं की गई, उनको परखने का काम वहां पर किया गया। स्थानीय जो जनता है उनसे बातचीत वहां पर मुख्यमंत्री की तरफ से की गई। जो जनता के सुझाव है उन सुझावों पर इम्प्लीमेंट करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया। ये कहा जा सकता है कि यमुनोत्री धाम में पिछले दिनों जिस प्रकार से भीड़ वहां पर उमड़ी थी, उस भीड़ को नियंत्रित करने में प्रशासन असफल रहा था और ऐसे में यात्रा को लेकर कोई अप्रिय और घटना वहां पर न घटे, इसलिए मुख्यमंत्री की तरफ से लगातार अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की गई है। अब ये कहा जा सकता है कि उत्तरकाशी जनपद में जहां पर गंगोत्री धाम और यमुनोत्री धाम है, वहां पर एडीजी रैंक के 2 अधिकारी यमुना वैली और गंगा वैली में अपना कैंप करते नजर आएंगे और जो भीड़ वहां पर हो रही है उस भीड़ को नियंत्रित करने का काम उनकी तरफ से किया जाएगा। जो यात्रा मजिस्ट्रेट बनाए गए वो भी धामों में व्यवस्थाओं को दुरुस्त करते हुए नजर आएंगे। तो ये कह सकते हैं कि अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों का पालन होने लगा है, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वयं यात्रा को सुव्यवस्थित करने का बीड़ा उठा लिया है। कैमरामैन इंडिया वॉइस, देहरादून। बाराबंकी में पीएम मोदी ने रैली की
और सपा कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता रजीत सिद्दीकी। बाराबंकी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। ये जो हमारे पीछे मंच आप देख रहे हैं, इसी मंच से उन्होंने एक विशाल जनसभा थी, उसको संबोधित करते हुए जब उन्होंने अपना भाषण चालू किया तो उन्होंने राम राम कहकर जनता को संबोधित किया तो जनता मोदीमय हो गई। उसके बाद उन्होंने अवधी भाषा में अपना भाषण देना चालू किया तो जनता एकदम मोदी मोदी कहते हुए चिल्लाने लगी। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में कई बातों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन ये वही इंडी गठबंधन है जिन्होंने रामलला का निमंत्रण अस्वीकार कर दिया था। क्या आप लोग ऐसे लोगों को जो है जिताएंगे? क्या ऐसी सरकार आप बनाना चाहेंगे? अब की बार उन्होंने कहा तो जनता ने 400 पार का नारा लगा दिया। उन्होंने स्वर्गीय बेनी प्रसाद वर्मा को भी याद करते हुए अपना वर्मा वोट घसीटने की कोशिश की। इसके बाद उन्होंने कहा कि मेरा एक निमंत्रण है, क्या आप लोग स्वीकार करेंगे? तो जनता पागल हो गई। उन्होंने कहा मोदी मोदी। इसके बाद उन्होंने कहा ये राजनीति से हटके मेरा एक निमंत्रण जनता को पहुंचा दीजिए। तो जनता ने कहा आप बोलिए, जो भी आप कहेंगे मैं स्वीकार करूंगा। उसके बाद उन्होंने कहा कि जनता के पास जाना है और हर हर घर में मोदी का ने कहा है कि राम राम कहा है, ये आप एक संदेश पहुंचा दें। उसके बाद उन्होंने यहाँ के प्रत्याशी राजधानी रावत को जिताने की अपील की है। बाराबंकी से इंडिया वॉइस के लिए रजी सिद्दीकी। देहरादून की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने चारधाम यात्रा के लिए आदेश जारी किए। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता तुषार गुप्ता। चारधाम यात्रा में आ रहे हैं, इस जानकारी को जान ले कि जब भी वो चारधाम यात्रा में आएंगे तो मंदिर परिसर के 50 मीटर के दायरे के अंदर वो रील्स नहीं बना सकते और साथ साथ जो वीडियोस है सोशल मीडिया में वो इस पर पोस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि मंदिर समिति के साथ साथ जो शासन है उन्होंने ये आदेश जारी किया है कि जो मंदिर के आसपास के एरिया होंगे 50 मीटर के अंतर्गत, वहां पर रील्स पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जाएगा, ताकि जो दुष्प्रचार हो रहा है, जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि मंदिरों में लंबी लंबी कतारें लग रही है, भीड़ अत्यधिक है, ऐसे में भीड़ कंट्रोल करने के लिए साथ साथ जिस तरह से भ्रामक सूचनाएं दी जा रही है उसके रोकने के लिए सरकार ने यह फैसला लिया है। और साथ साथ ये सुनिश्चित किया जाएगा कि ऐसा कोई व्यक्ति अगर पाया गया वीडियो बनाते हुए, रील्स बनाए गए तो उस पर उचित कार्रवाई भी की जाएगी। कैमरा जर्नलिस्ट हर्ष उनियाल के साथ मैं तुषार गुप्ता, इंडिया वॉइस देहरादून। सपा के विधायक मनोज पांडे बीजेपी में शामिल हो गए। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता राजू तिवारी। भारतीय जनता पार्टी के नजरिए से देखा जाए तो आज रायबरेली के लिए भारतीय जनता पार्टी का काफी अहम दिन रहा, क्योंकि रायबरेली के दिग्गज यानी मनोज पांडे जो समाजवादी पार्टी के विधायक थे और पूर्व कैबिनेट मंत्री थे, उनको आज रायबरेली में ही उनकी विधानसभा ऊंचाहार में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारतीय जनता पार्टी में शामिल करा दिया। तो इस तरह से देखा जाए कि रायबरेली के 3 महादिग्गज यानी सदर विधायक अदिति सिंह और उत्तर प्रदेश के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह जो भारतीय जनता पार्टी से लोकसभा के उम्मीदवार बनाए गए हैं, और समाजवादी पार्टी के विधायक मनोज पांडे भी आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। तो इस तरह से देखा जाता है कि जो समीकरण की बात कही जा रही थी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उसी समीकरण को साधने को लेकर स्वयं गृह मंत्री अमित शाह अपने हाथ में रायबरेली की बागडोर लेकर और पूरी समीकरण साधने का प्रयास कर रहे थे। उसी के नजरिए से देखा जाए तो मनोज पांडे को आज भारतीय जनता पार्टी में उन्होंने शामिल कराकर तीनों महारथियों को भारतीय जनता पार्टी में मिला लिया है। तो ऐसे में साफ तौर से देखा जा रहा है कि जैसे भारतीय जनता पार्टी प्रतिष्ठा बनाकर राहुल गांधी के सामने रायबरेली में चुनाव लड़ रही है और प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह को जिताने के लिए कवायद कर रही है, तो इसी नजरिए से देखा जा सकता है कि पूरा रायबरेली कहीं न कहीं भगवामय कर दिया गया है और रायबरेली से जीतने के लिए पूरी तरह से समीकरण साधने का प्रयास किया जा रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि रायबरेली की जनता 20 तारीख यानी 5वें चरण के मतदान में किसको यहां से सांसद चुनकर दिल्ली भेजती है। ये खैर आने वाला वक्त तय करेगा, लेकिन जिस तरह से राजनीतिक गलियारों में सियासत की राजनीति हो रही है उस पर क्या तय होगा और कौन यहां से सांसद होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। राजू तिवारी, इंडिया वॉइस, रायबरेली।
अमेठी में अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने साझा जनसभा की। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता राजू तिवारी। कांग्रेस के महादिग्गजों का जमावड़ा आज रायबरेली में देखने को मिला है। बता दें कि रायबरेली से पूर्व सांसद सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी आज रायबरेली में हैं और उनके साथ में इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन के तौर पर अखिलेश यादव भी रायबरेली में मंच साझा किया। तो साफ तौर से बता दें कि जिस तरह से राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसे में रायबरेली की लोकसभा सीट काफी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि आने वाले 5वें चरण में रायबरेली और अमेठी की सीट पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई है। तो ऐसे में साफ तौर से जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशी को जिताने को लेकर समीकरण साध रही है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के सामने राहुल गांधी जो चुनाव लड़ रहे हैं उनको जिताने के लिए इंडिया गठबंधन ने भी मोर्चा खोल दिया है। तो साफ तौर पे कहा जा सकता है कि आज इंडिया गठबंधन के जो दिग्गज नेता हैं वो रायबरेली में शिरकत किए और एक साथ मंच साझा किया। बता दें कि अखिलेश यादव, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और भी जो कांग्रेस के बड़े चेहरे हैं वो रायबरेली में एक साथ मंच साझा करते हुए नजर आए और अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए उन्होंने भरसक लोगों से साथ मांगा है। तो ऐसे में साफ तौर से कहा जा सकता है कि आने वाले 5वें चरण का चुनाव काफी महत्वपूर्ण है। रायबरेली लोकसभा सीट पर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी प्रतिष्ठा बनाकर चुनाव लड़ रही है और अपने प्रत्याशी को जिताकर यहाँ कमल खिलाने की बात कह रही, तो वहीं जो रायबरेली कांग्रेस की विरासत सीट है और कांग्रेस का गढ़ है, यहाँ पर कांग्रेस का हाथ मजबूत करने के लिए कहीं न कहीं देखा जा सकता है कि आज रायबरेली में भी दिग्गजों का जमावड़ा देखा गया। तो साफ तौर से दोनों पार्टियों की तरफ से कवायद की जा रही कि यहाँ पर अपने अपने प्रत्याशी को जिताया जाए, लेकिन अब आने वाली 20 मई ही तय करेगी कि यहाँ का सांसद कौन होगा और जनता किसको यहाँ साथ देकर दिल्ली भेजेगी। राजू तिवारी, इंडिया वॉइस, रायबरेली। उत्तराखंड की प्रदेश सरकार ने मजबूरन चारधाम यात्रा के रजिस्ट्रेशन पर 2 दिनों के लिए रोक लगा दी है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता विकास चौहान। से चारधाम यात्रा शुरू हो गई है, लेकिन जिस तरह से यात्रियों का जो हुजूम, जो संख्या चारधाम में आई है, उसके चलते कहीं ना कहीं जिस तरह से पंजीकरण उनका अनिवार्य सरकार ने किया, उसके बाद अभी फिलहाल जो पंजीकरण है उनको रोका गया है। हालांकि अभी आज वो दोबारा से खुलना था, लेकिन एक बार फिर से जो संख्या जहाँ पर चारधाम में जो बढ़ी हुई है, उसके चलते एक बार फिर से 19 तारीख तक इस जो बंदी है पंजीकरण की, उसको बढ़ा दिया गया है सरकार ने, क्योंकि श्रद्धालुओं की संख्या ऊपर पहाड़ों पर जिस तरह से बढ़ी है, उसके चलते जो पंजीकरण है फिलहाल के लिए रोक दिए हैं। और हालांकि कुछ लोगों को परेशानी भी जरूर है, लेकिन कुछ लोग इसको कह सकते हैं कि वो इस खुलने का दोबारा से इंतजार कर रहे हैं और दर्शन करके ही बाबा के वो वापसी अपनी मान रहे हैं। विकास चौहान, इंडिया वॉइस, हरिद्वार। हमीरपुर में पीएम मोदी ने जनसभा की और विपक्ष पर जमकर हमला बोला। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता रुपेश गुप्ता। बुंदेलखंड के हमीरपुर प्रवेश द्वार में आज पीएम मोदी का आगमन हुआ, जिसको लेकर हजारों की संख्या में पब्लिक का जन सैलाब उमड़ा हुआ था। वहीं सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए थे और यहाँ जो पीएम मोदी ने विपक्ष पर निशाना भी साधा और उन्होंने कहा है कि जो विपक्ष है, कांग्रेस और सपा का जो गठबंधन हुआ, इंडिया गठबंधन को लेकर उन्होंने निशाना भी साधा है कि जो 20 मई को चुनाव है, इनको खुद ही समझ में आ जाएगा कि किसका पल्ला कितना भारी होता नजर आ रहा है। और उन्होंने 300 जो पाकिस्तान कश्मीर से 370 हटाया है और बुंदेलखंड के हमीरपुर को बड़ी सौगात भी दी है। जो बुंदेलखंड की धरती है, यहाँ के जो किसान हैं उनको पानी की और नहरों की व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। रुपेश गुप्ता, इंडिया वॉइस, हमीरपुर। मिर्जापुर में 2 दुकानदारों के ग्राहकों को प्रसाद बेचने की बात को लेकर आपस में विवाद हो गया। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मनोज कुमार। विंध्याचल में आए दिन कुछ न कुछ ऐसी घटनाएं होती रहती है जिस पे जनता सुनकर हैरान हो जाती है। नवरात्रि में भी पंडों के साथ जो वहाँ के पुरोहित हैं, पुरोहित से झगड़ा हुआ। आए दिन प्रसाद वितरण करने वाले जो दर्शनार्थी हैं उनके साथ झगड़ा होता था। इस बार कुछ हैरान करने देने वाली मामला सामने आया है। अभी तक पुरुषों के साथ मारपीट हुआ है, लेकिन आपको बता दें इस बार महिलाएं दूर से आए मां विंध्यवासिनी के दर्शन के लिए। वहीं एक गली जहाँ का दुकानें लगी होती हैं, वहीं दुकानें प्रसाद खरीदने जाती हैं। प्रसाद खरीदने के दौरान दुकानदारों
के आमने सामने दुकानदार होते, किसी बात विवाद को लेकर एक महिला को जो कि आपस में दुकानदार मिलकर मारपीट करने लगते हैं। अभी तक पुरुषों के साथ मारपीट किया गया था थाना विंध्याचल अंतर्गत मंदिर के पास में। अब तो महिलाओं के साथ भी लोग इतनी घिनौनी हरकत करने लगे हैं कि महिला के साथ भी मारपीट करने लगे हैं। आग बता दें कि वही महिला ने अपनी तहरीर थाने विंध्याचल में दी है। वही पुलिस ने संज्ञान में डालते हुए पुलिस ने इतनी बढ़िया जबरदस्त कार्रवाई की है कि तत्काल मौके पर कुछ दुकानदारों को गिरफ्त में लेती है और पूछताछ जारी करती है किस तरह से ये महिलाएं पीड़ित हुई हैं, किस तरह से महिलाओं के साथ मारपीट किया गया है। और वही जांच करने के बाद पुलिस ने जिसको भी दोषी पाते हैं, चाहे वो महिला हो चाहे वो दुकानदार हो, उनको जेल भेजने का काम करेगी। कमलेश कुमार, इंडिया वॉइस के लिए मिर्जापुर। मिर्जापुर के कांतित शरीफ बाबा के मजार पर एक परिवार के साथ बुरी तरह से मारपीट हुई। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता कमलेश कुमार। मिर्जापुर में आए दिन आप बता दें कि होती रहती है ऐसी घटनाएं, मारपीट जैसा धार्मिक स्थलों पर। अभी तक देखा होगा कि मां विंध्यवासिनी के धाम पर पुरोहित के साथ, दर्शनार्थियों के साथ तरह तरह की कुछ घटनाएं ऐसी होती रहती कि पुलिस जब भी संज्ञान में लेते हैं निरंतर कार्रवाई पे कार्रवाई करते रहते हैं। लेकिन आपको बता दें कि कांतित शरीफ के बाबा के मजार पर आज तक कोई ऐसी घटनाएं नहीं हुई है। पहली बार ऐसी घटनाएं हो चुकी है कि जो भदोही के रहने वाले 7 लोग आए थे बाबा कांतित शरीफ के यहाँ जो है दर्शन करने के लिए, ज़ियारत करने के लिए। आज बता दें कि वहीं कुछ स्थानीय लोगों के साथ वाद विवाद हो गया, जबकि 7 लोगों में से 4 लोगों के साथ इतनी तेजी से मारपीट की गई कि जो चारों लोग लहूलुहान हो गए। वही उनके साथ महिला दर्शनार्थी भी आई थी, वो सब जो है कि इतने परेशान हो गए कि 4 पुरुषों के साथ मारपीट की गई है। वहीं मारपीट करने के दौरान इमरजेंसी में 112 नंबर कॉल करके बुलाती है पुलिस और तहरीर लिखकर साथ में जाती हैं थाना विंध्याचल पे और अपनी तहरीर देती है। वहीं इस तहरीर के आधार पे जो है कि पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है और लोगों की कार्रवाई में जुट गई है। यही संज्ञान लेते हुए मिर्जापुर के पुलिस अधीक्षक अभिनंदन ने भी संज्ञान में लिया है और कार्रवाई करने की, ठोस कार्रवाई करने की जो है मांग की है। वही देखिए जांच की। ओडवाड़ा में कार्रवाई पर हाईकोर्ट ने कार्रवाई के स्थगित के आदेश दिए। खबर पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। इसमें झालोर का ओडवाड़ा गांव इस समय काफी सुर्खियों में बना हुआ है और काफी ट्रेंड कर रहा है। आपको बता दें कि बीते गुरुवार को गांव में तहसीलदार, 250 पुलिसकर्मी और 5 जेसीबी लेकर अतिक्रमण हटाने के लिए पहुंच गए थे, जिसके बाद ग्रामीणों के काफ़ी मशक्कत के बाद भी 6 घंटे में लगभग 100 से ज़्यादा मकानों पर बुलडोजर चला दिया। बुलडोजर चलाने के बाद ग्रामीणों में काफ़ी आक्रोश देखने को मिल रहा है। अब इसी मामले में विपक्ष के जो दल है वो भजनलाल सरकार पर सीधा निशाना साध रहे हैं। भजनलाल सरकार के तरफ से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, लेकिन फिलहाल जोधपुर हाईकोर्ट ने अतिक्रमण के खिलाफ जो हो रही कार्रवाई है उस पर रोक लगा दी है। कैमरामैन मनीष के साथ स्नेहा, इंडिया वॉइस, राजस्थान। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने मुफ्त राशन पर बीजेपी को बहुत रेला। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद आसिफ बैग। बसपा प्रमुख मायावती ने मुफ्त राशन योजना पर बीजेपी सरकार को जमकर घेरा है। बसपा प्रमुख मायावती ने एक्स पर पोस्ट कर कहा है कि गरीबी, पिछड़ापन जैसी अभिशाप को दूर करना पाने में विफल भाजपा और उसके सहयोगी मुफ्त राशन योजना पर वाहवाही लूट रहे हैं। मुफ्त राशन योजना किसी की मेहरबानी नहीं बल्कि जनता के पैसों से जो टैक्स जा रहा है उससे मुफ्त राशन योजना चालू है। आपको बता दें कि बसपा प्रमुख मायावती ने लोकसभा चुनाव में अकेले दम पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। बसपा प्रमुख मायावती कभी सपा प्रमुख अखिलेश यादव, इंडिया गठबंधन तो कभी बीजेपी पर निशाना साधती रहती है और उन्होंने यह भी दावा किया है कि उनकी सरकार बनी तो
अवध को अलग राज्य बनाया जाएगा। लेकिन इस बीच बसपा प्रमुख मायावती ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोल दिया। अमेठी में राहुल और कांग्रेस ने साझा जनसभा की। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता संजय कुमार यादव। आज अमेठी में इंडिया गठबंधन के दो दिग्गज नेताओं का जमाव डाला। आपको बता दें, अमेठी के जामो थाना अंतर्गत नंदमहार धाम पहुंचे गठबंधन के दो दिग्गज नेता। एक तरफ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता राहुल गांधी। दोनों लोग मंदिर पहुंचे, बाबा नंदमहार धाम पर दर्शन पूजन किया और दर्शन पूजन करने के बाद सीधा मंच पर पहुंचे। मंच पर अखिलेश यादव ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि जो सिलेंडर बोल रहे थे वो अब सरेंडर हो रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि जो मीठी चीनी थी, मीठी चीनी के साथ लोगों को कड़वा सच देखने को मिला है। अब लोग इस बार अपने बूथ से हराने का काम करेंगे। साथ ही साथ आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी व मौजूदा सांसद स्मृति ईरानी पर तीखा हमला करते हुए तमाम प्रकार से लोगों को बताया कि कहीं ना कहीं जो स्मृति ईरानी है वो लगातार लोगों के साथ गुमराह कर रही थी, तब जाकर उनको ये सीट मिली थी। लेकिन इस बार कहीं ना कहीं वो यहाँ से उनको हार का सामना करना पड़ेगा। अब साथ ही साथ आपको बता दें कि यहाँ से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी केएल शर्मा के लिए उन्होंने मंच से वोट देने की अपील भी किया। उसके बाद मंच को संबोधित करते हुए कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने भी भारतीय जनता पार्टी को आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी है वो संविधान को ख़त्म करने के लिए सोच रही है। दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि अगर जो किसान हैं उनके हक को भी छीनने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अगर हमारी सरकार बनती है तो हम किसानों को एमएसपी देंगे, महिलाओं को 1 लाख सालाना देंगे। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। खबर पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता कमल किशोर। हेमंत सोरेन को ईडी द्वारा 31 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था। उन पर जमीन से जुड़े घोटाले मामले में धन शोधन के आरोप हैं। पूर्व सीएम फिलहाल रांची के बिरसा मुंडा जेल में न्यायिक हिरासत में है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को धन शोधन घोटाले के मामले में ईडी की गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से एक बार फिर राहत नहीं मिली है। दरअसल सोरेन ने हाल ही में कोर्ट में एक याचिका दायर कर लोकसभा चुनाव के मद्देनजर खुद के लिए जमानत मांगी थी। हालांकि कोर्ट ने इस मामले में अब अगली तारीख दे दी है। सुप्रीम कोर्ट अब सोरेन की जमानत याचिका पर 31 मई को सुनवाई करेगा। 13 मई को न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने शुरू में मामले में सुनवाई 20 मई को सूचीबद्ध की थी, लेकिन वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा था कि जब तक चुनाव खत्म हो जाएगा और अगर मामले में लंबी तारीख दी गई तो वह सोरेन का पक्षपात का शिकार हो सकते हैं, जिसके बाद शीर्ष अदालत ने उस मामले में सुनवाई 17 मई के लिए निर्धारित कर दी थी। सिब्बल ने सोरेन को पक्षपात रखते हुए पीठ को बताया था कि उनका मामला भी अरविंद केजरीवाल के आदेश के हुबहू है और प्रचार के अभियान के लिए उन्हें भी जमानत की जरूरत है। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ मैं कमल किशोर, इंडिया वॉइस, दिल्ली। संभल में तांत्रिक ने एक महिला को अपनी हवस का शिकार बनाया। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता सतीश सिंह। तांत्रिक विद्या से एक महिला के साथ रेप जैसी घटना को अंजाम दिया गया है। पूरा मामला जनपद संभल के यादनगर थाना क्षेत्र का है, जहां पर एक महिला गांव की डॉक्टर के पास गई थी दवाई लेने, और दवाई लेने के बाद में महिला से एक तांत्रिक मिलता है। तांत्रिक मिलने के बाद में वो महिला से बात करता है और कहता है कि मैं तुम्हारा इलाज कर दूंगा। तो जब डॉक्टर के पास महिला जाती है और वहाँ इलाज की बात की जाती है तो तांत्रिक अपने घर बुलाता है और उसे अपने इलाज के बारे में बताता है कि तुम पर हवा का चक्कर है, मैं आपके घर पर आके इलाज करूँगा। उसके घर पर जाता है, आना जाना तांत्रिक ने शुरू कर दिया। महिला के घर पर जाने के बाद में उसके पति और सास से मिलता है तो बताता है कि इनको एक हवा का चक्कर है जिसका इलाज हवा के द्वारा खत्म हो जाएगा। तांत्रिक वहाँ पहुँचने के बाद में उसके पति से कहता है कि एक अंडा लेकर आओ, और अंडा लाने के बाद में जब उसका पति अंडा लेकर आता है, कहता है इसे पढ़कर वो देता है और कहता है कि तालाब में जाकर दबाना है, अंदर मुझे हवन पूजन करना है। तो इसी को लेकर के जो है महिला को अपने कमरे में ले जाता है और सास और परिवार वालों को घर से बाहर निकाल देता है। और निकालने के बाद में महिला से कहता है कि आओ अंदर कमरे में हवन पूजन करना है। कमरे का दरवाजा बंद करता है और उस महिला के साथ
रेप जैसी घटना को अंजाम देता है। तांत्रिक विद्या से किस तरीके से अपना तांत्रिक ने जो महिला के साथ रेप जैसी घटना को अंजाम दिया गया है। जब इस मामले में जब महिला ने जोर जबरदस्त की गई और उसने कहा कि मेरे साथ ऐसा गलत क्यों कर रहे हो, तो तांत्रिक ने कहा तेरे परिवार वालों को जान से मार देंगे, चुपचाप पड़े रहो। तो तांत्रिक ने उस महिला के साथ में तांत्रिक विद्या से हैवानियत का शिकार बनाया और वहाँ पर जो है ये कहकर निकल गया कि अपने घर वालों को अगर किसी को बताया तो तुम्हारे घर वालों को तांत्रिक विद्या से मैं खत्म कर दूंगा। तांत्रिक ये बात कहकर घर से फरार हो गया है और तांत्रिक के जब जाने के बाद में महिला का पति और सास अंदर आते हैं तो महिला ने सारी बात अपने पति को बताई और बताने के बाद में ये कहा कि तांत्रिक मेरे साथ इस तरीके से गलत हरकत करके गया है। जब उसकी सास और महिला ने जब थाने में जाकर पुलिस को एक तहरीर दी गई है, पुलिस क्षेत्र अधिकारी अनुज चौधरी ने बताया कि महिला की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और जो तांत्रिक है उसे गिरफ्तार करके कानूनी करके मुकदमा दर्ज करने के बाद जेल भेजा गया है। कैमरामैन प्रसन्न के साथ मैं सतीश सिंह, इंडिया वॉइस न्यूज। फिलहाल के लिए रिपोर्टर लाइव में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहे इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।